नमस्कार, आदाब। मैं शम्स सफ़ी और आप देख रहे हैं विरासत टीवी। आज हम उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में मौजूद हैं। अलीगढ़ का ये सिविल लाइन का एरिया है, जहां हम आपको एक ऐसी मेहमान से बुलाएंगे जो अब से पहले कई बैरूनी मुल्क में रह चुकी हैं। उन्होंने किस तरह से वहां पर अपना वक्त गुजारा और किस तरह से उनकी हिंदुस्तान वापसी हुई, हम जानेंगे उनसे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। आप ये बताइए कि आप इंडिया के बाहर कौन कौन से ममालिक में रहीं, वहाँ क्या आपका काम था, आपके हस्बैंड क्या करते, थोड़ा सा अपनी तफसील हमें बताइए। जी, हम लोग मैं वैसे दिल्ली से हूँ, पर उससे कोई 13 साल पहले 12 साल तक मैं यूएई में दुबई में रही। वहाँ पे एक अबू धाबी इस्लामिक बैंक है, वहाँ पे मैं बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर की तरह काम कर रही थी। फिर वहाँ से एज अ फैमिली हम लोग माइग्रेट हो गए थे ब्रिस्बेन, एंड अभी पिछले साल ही कुछ महीने पहले 7-8 महीने पहले ही हम इंडिया लौटे हैं। तो इंडिया आप 7-8 महीने पहले वापस आई, उसके बाद में मुझे लगता है कि 2-4 महीने बाद में ही ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो हमने ये सुना है कि लॉकडाउन में आपने जो प्रवासी मज़दूर या गरीब लोगों के लिए दीगर लोगों ने भी खाना बांटा, कुछ पकाकर खाना तैयार करके बांटा और कुछ लोगों ने राशन बांटा। तो आपने ये काम किस तरह से शुरू किया, किस थॉट के तहत आपको ये सब करने का ख्याल आया? जी, जो सोशल वर्क या लोगों की मदद ही हम लोग आज से नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग दुबई में थे, मैं और मेरे हस्बैंड यासिर अली खान, और हम लोग इवन ऑस्ट्रेलिया में थे, हम वहाँ से भी जितने लोगों की मदद हो सकती थी हम लोग करते रहते थे, लेकिन वो कभी ओपनली नहीं किया। लेकिन जब हम लोग लौटे अपने खुद के वतन में, टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे लिए हम यूपी से, दिल्ली से, यहाँ वहाँ से नहीं है। सबसे पहले हम लोग इंडियंस हैं। तो हम लोगों ने जब उस टाइम प्रॉब्लम्स देखी रोड पे, तो हमें ये नहीं हुआ कि माइग्रेंट वर्कर्स किस स्टेट के हैं। हमारे लिए वो इंडियंस थे, इंसान थे। तो पहले हम लोगों ने खुद ही अपने ज़रिए से उन लोगों की मदद करनी शुरू की। खाना पकवा के ले गए हाईवेज़ पे, स्लीपर्स ले गए, पानी की बॉटल्स ले गए, बिस्किट्स ले गए बच्चों के लिए। फिर जैसे जैसे उनकी नंबर और पॉपुलेशन बढ़ती गई रोड्स पे, तो फिर हम लोगों ने कुछ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को कनेक्ट किया, कुछ सोशल मीडिया पे भी लोगों से बोला। तो कई लोग जिनमें ह्यूमैनिटी, इंसानियत का जज्बा था, उन लोगों ने हमारा साथ दिया। तो मैंने इंसानियत जज्बा करके एक अपनी फाउंडेशन खोली, NGO। मैं उसकी फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ। इसमें मुश्किलें ये आई थी कि लोगों का माइंडसेट अभी भी बहुत मुश्किल है, बहुत मतलब किसी को समझाना कि इंसानियत सबसे पहला मोटिव है एक इंसान के लिए, ह्यूमैनिटी। एज एन इंडियन पहले ये देखना, और ना कि ये देखना कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग कर रहा है, कौन से रिलीजन से। तो ये माइंडसेट चेंज करने में हमें बहुत डिफ़िकल्टीज़ हुई। लेकिन माशाल्लाह आजकल लोग बहुत ही एजुकेटेड हैं, लिटरेट हैं। तो जो लोग समझते थे, बहुत लोगों ने इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, स्टेट हमारा साथ दिया और आज भी दे रहे हैं। और जितनी कोशिश होगी हम लोग ये करते रहेंगे, ये थमेगा नहीं। सिर्फ हम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उसके अलावा हम वीकली ट्वाइस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाके खाना बांट रहे हैं, जितना हम कर पा रहे हैं। रीज़न ये है, लॉकडाउन में बहुत से लोग, उनके जो रिलेटिव्स हैं मरीज़ों के, वो लोग बाहर बैठे हैं, जिनके पास पैसा ख़त्म है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 7 बजे के बाद शॉप्स नहीं खुलती, और शॉप भी वो अफोर्ड कर सकते हैं जिनके जेब में पैसा है। तो हम लोग जितना कोशिश हो सकता है, हम लोग जाके खाना, पानी, ऐसी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके। तो ये जैसा आपने बताया कि प्रवासी मज़दूरों के लिए आपने हाईवेज़ पर जाकर आपके हस्बैंड के अलावा उनके दोस्तों ने, टीम ने मिल करके इस काम को अंजाम दिया। चूँकि अब लॉकडाउन अब अनलॉक होना शुरू हो चुका है, और आपने बताया कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उसके सामने, उसके आसपास में जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं, उनको भी आज आप खाना बांट रहे हैं। तो क्या ये आपके NGO के थ्रू ये वक्ती तौर पर काम कर रहे हैं आप लोग, या इसको कंटिन्यू करने का इरादा है? नहीं, इंशाल्लाह ये वक्ती तौर पे नहीं है। ये हमारे NGO का जो मोटिव है, फूड फॉर पुअर, ये अब हमेशा चलता रहेगा जब तक हिम्मत है, जब तक ऊपर वाला साथ दे और लोगों का भी साथ जुड़ता रहे। क्योंकि अकेले ये मुश्किल है, जितने लोग जुड़ते जाएंगे उतना ये कारवां आगे बढ़ता रहेगा। और सिर्फ इन लोगों के लिए खाना नहीं, हम लोग इसके अलावा बहुत सारे ओल्ड एज पीपल हैं जिनके पास राशन नहीं है खाने को। जब आप बारीकी से लोगों पे घुसते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर जाते हैं, तो आपको एहसास होता है कि बहुत तंगियाँ हैं। तो हम लोग ओल्ड एज लोगों को राशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मंथली जो बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें मिले। कई लोग हैं जिनके कईयों की औलादें नहीं हैं, कईयों की औलादें हैं जो अपना फ़र्ज़ भूल गई हैं। तो ऐसे लोगों के हम लोग मदद कर रहे हैं।
और ऊपर वाले ने चाहा तो आगे जाके हम लोगों का जो जज्बा या हम लोगों की जो थॉट है, विजन है आगे, अभी नहीं, धीरे धीरे एक ओल्ड एज होम जिस लेवल पे भी हम स्टार्ट कर पाएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। उन लोगों को जो बुढ़ापे में एक इंसान को केयर मोहब्बत चाहिए होती है खाने से ज़्यादा, तो जितना हम उनके साथ कर पाएंगे कोशिश रहेगी। उसके अलावा सोसाइटी में अंडर प्रिविलेज गर्ल्स जो हैं, कई लड़कियां हैं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन माँ बाप तंगी के कारण नहीं पढ़ा पाते। काम करने वालों की भी हैं, लेकिन जो एक्चुअली जिनमें जज्बा है पढ़ने का, आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए भी हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। आपने जैसे बताया कि इंसानियत के नाते आपने ये सब खाने पीने के इंसान किया, आपकी ट्रस्ट का नाम भी शायद कुछ ऐसा ही है, इंसानियत जज्बा। इंसानियत जज्बा। तो उसी जज्बे और उसी इंसानियत के नाते ही आप सब लोगों ने ये काम को अंजाम दिया। उसके साथ साथ मैं एक सवाल और आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे ये ड्यूरिंग लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अपील की थी, मसले बहुत ज़्यादा थे क्योंकि हमेशा गरीब ही मारा जाता है। जो लोग कैपेबल हैं आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ है और अपना काम घर पर रह कर रहे हैं, लेकिन जो डेली वेजर्स होते हैं उनका ही सबसे ज़्यादा इशू होता है। वो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद आज भी बना हुआ है। आज जो लोग काम करने वाले हैं, घर से बाहर निकल काम तलाश करने जाते हैं, तो उन्हें चूँकि अभी पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं खुल पाया है तो सफिशिएंट टाइम न मिल पाने के तहत ठीक से लोगों को काम आज भी नहीं मिल पा रहा है। तो मसले आज भी उनके सामने हैं। लोगों के साथ में जो अपील गवर्नमेंट ने भी की थी और एनजीओज़ ने भी की थी कि 3 महीने की 4 महीने की स्कूल्स वाले अपनी फ़ीस वेव ऑफ कर दें या 50% डिस्काउंट दे दें, इलेक्ट्रिसिटी की बिल की जो बात की थी वो माफ़ कर दें, और बहुत सारी ज़रूरतें थी। जहाँ फ्लैट सिस्टम है उनके मेंटेनेंस की माफ़ी के लिए बात कही थी। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है, क्या ये होना चाहिए? क्योंकि अभी तक किसी भी स्कूल ने फ़ीस माफ़ नहीं की, लोग उसको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और फ़ीस आज भी मांग रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा कि लड़कियों को पढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, तो आज ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस जमा नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल इस बात को इसको फ़ीस को वेव ऑफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या उस तरह के बच्चों को आपकी एनजीओ कंसिडर करेगी? जो बच्चे स्कूल ऑलरेडी पढ़ रहे थे और जिनके माँ बाप अभी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ये तो वक्ती तौर पे है। ये तो जब सब कुछ खुल जाएगा तो इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और अभी तक में अगर देखा जाए तो बिजली का अगर आप, इट डिपेंड्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगेन अगर मैं बोलूँ, मैंने अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे देखा, एक सेंट जॉर्ज करके वेस्ट बंगाल में स्कूल है, उनका एक नोटिस था, आर्टिकल जो मैंने पढ़ा, उसके अंदर उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। तो मैं चाहूँगी सब स्कूल्स वो फॉलो करें। किसी भी बच्चे की एजुकेशन नहीं रुकनी चाहिए। कुछ वक्त के लिए हम सबको इंसानियत दिखा के अपने कंट्री को बूम करना है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तब तक माइंड डेवलप नहीं होगा, हम अपनी कंट्री कैसे बूम, नई जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी। सेंट जॉर्ज स्कूल का जो आर्टिकल था उस पर लिखा था कि जब तक स्कूल नहीं खुलेगा हम किसी भी पेरेंट्स से कुछ भी पैसा नहीं लेंगे, और जब स्कूल खुलेगा तो हम जितने महीने के लिए खुलेगा उसकी 50% फ़ीस लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेंगे। और कोई वेस्ट बंगाल में स्कूल है, मैंने भी उस आर्टिकल पढ़ा है, आई एम नॉट श्योर हाउ ट्रू इट इज़, लेकिन इनका जो नोटिस था वो कितना जेन्युइन था या वो किसी ने खुद डाला है, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें स्कूल ने लिखा था कि ड्यूरिंग लॉकडाउन बहुत सारे पेरेंट्स का जो रोज़ी रोटी है रुक गई है, लोगों की कमाई रुक गई है, तो फ़ीस देना बहुत मुश्किल है। तो जब तक स्कूल नहीं खुलते हैं हम तब तक कोई फ़ीस नहीं लेंगे, और स्कूल खुलने के बाद जितने महीने बच्चे आएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड जो परेशानियां हैं, हम 50% फ़ीस लेंगे और ट्रांसपोर्टेशन नहीं लेंगे। तो मुझे वो मोटिव अच्छा लगा, क्योंकि स्कूल जो है वहाँ से लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं, जो एक ऑनलाइन क्लासेस और जो एक रेगुलर स्कूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो और एक बच्चे का बेस वहीं से बनता है, तो स्कूल्स को थोड़ा कंसिडर करके, क्योंकि वो भी एक इंडिया का हिस्सा है, और जो वो लोग जो नरिश करेंगे बच्चे को, वो आगे निकलेगा, वो भी एक इंडियन ही निकलेगा। तो कुछ टाइम के लिए उन्हें भी थोड़ा समझ के अगर वो इस टाइम पे पीरियड पे लोगों की मदद कर पाएँ तो पेरेंट्स के लिए बहुत रिलीफ़ होगा। जैसे मैं जानती हूँ कि मैं आपको बताया कि आई वॉज इन UAE, हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी थे। अगर आप देखें वहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं, स्कूल्स ने, बड़े बड़े स्कूल्स ने भी 50% तक, कई स्कूल्स को, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी, जानते हैं, उन्होंने वेव ऑफ कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया में तो पूरा गवर्नमेंट ने सपोर्ट कर दिया है कि कोई रेंट पे नहीं करेगा जब तक आपका कामकाज शुरू नहीं होता। वहाँ पे वीकली रेंट्स पे होते हैं, तो आपको रेंटल गवर्नमेंट देगा, फूड जो बेसिक नेसेसिटीज़ है गवर्नमेंट देगा, एंड इवन आपका एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स का गवर्नमेंट देगा। बाकी जो स्टेट स्कूल्स है वो गवर्नमेंट फ्री देता है ये 12th क्लास तक, और बहुत अच्छी एजुकेशन देता है वहाँ पे। उसके अलावा आप देखेंगे हमारी कंट्री में, कैपिटल में अगर देखिए, कंट्री के कैपिटल में बिजली के बिल में
कितना डिस्काउंट है, लोगों को 200, 300, 400 रुपये, 500 रुपये हद देना पड़ रहा है, विच इज़ अफोर्डेबल। और बाकी स्टेट्स में भी अगर वो एक स्टेट वो लागू कर सकता है तो आई थिंक वैसे ही काम करके बाकी स्टेट्स भी लागू कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि उनका जो रेवेन्यू कम हो रहा है उससे, तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं तो एटलीस्ट लॉकडाउन के लिए तो कर सकते हैं, अपने खुद के सिटी लोगों के लिए। आप एक कोई स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं एज अ CM या कुछ भी, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ के सिटीजन्स भी होते हैं। तो जितना हेल्प आप उनको करेंगे उनकी परेशानियों में, उतने वो सिटीजन्स आपके सपोर्ट में खड़े होंगे आपकी परेशानी में। जितने स्टेट्स में ये काम लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने कंसिडर किया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल में डिस्काउंट दिया है, कुछ स्टेट्स में कंसिडर किया जा रहा है कि स्कूल की फ़ीस भी कम की जाए। अब हम बात ये करते हैं कि आप और हम सब लोग भारत के हैं, हम भारतवासी हैं, तो भारत के ही लोगों की समस्याओं का समाधान करने, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हम बात कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने और अपनी NGO के ज़रिए से उन स्कूल्स के, कॉलेज के ओनर्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें किस तरह से इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए, क्योंकि अब से पहले भी उन्होंने बहुत पैसा कमाया और आगे आने वाले टाइम में भी कमाएंगे। तो एटलीस्ट ये 3 या 4 महीने का जो पीरियड है, इसको वो कंसीडर करें। इसके लिए आप उनसे किस तरह से अपील करना चाहेंगे? मैं बस एज एन इंडियन सब स्कूल से या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करती हूँ, दिस इज़ ये क्रूशल टाइम है सबके लिए, पेरेंट्स के लिए भी। मैं ये नहीं कहती स्कूल वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि उनका भी प्रॉफिट और सोर्स ऑफ इनकम यही है। अगर उनको फ़ीस नहीं मिलेगी तो वो आगे उनका प्रॉफिट कैसे घर निकल चलेगा। लेकिन इतने सालों तक सब ने उनका साथ दिया है, जैसा स्कूल्स ने चाहा वैसा हुआ है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए अब आज उन्हीं स्कूल के बच्चों के लिए, उन्हीं पेरेंट्स के लिए परेशानी आई है। और एक स्कूल एक फैमिली होती है, तो वो एज अ फैमिली कंसिडर करके जब तक स्कूल्स नहीं शुरू होते तब तक, जैसे दूसरे स्टेट ने किया, मैं आपको एग्जांपल दे रही थी, वही कंसिडरेशन की तब तक का वेव ऑफ करके, और जब स्कूल शुरू हो तो डिस्काउंट्स दे के हेल्प आउट करें। और कुछ महीने हम इंसानियत दिखा देंगे और एक दूसरे को एज अ सिटीज़न, एज अ इंडियन, एज अ फैमिली, एज अ कम्युनिटी सपोर्ट कर देंगे, तो हम अपने ही बच्चों का फ्यूचर, अपने ही इंडिया का फ्यूचर आगे बढ़ाएंगे। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप लोग सोचें इस बारे में, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, एज एन इंडियन अपनी आने वाली जनरेशन्स को खड़ा कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगी कि हमको जो सपोर्ट आया है वो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स का सपोर्ट इंडिया से नहीं, ग्लोबली आया है। तो एजुकेशन डज मैटर। हमारे जितने फ्रेंड्स रिलेटिव्स UAE में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, US में हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, कनाडा में हैं, हर तरफ से सपोर्ट आया। एंड जो वही बात है, ये समझने की बात है। आप बोलने के लिए, मैं जैसे एक फ्रेज़ होता है, एक्शन स्पीक्स मोर देन वर्ड्स। बोलने के लिए आपको कहीं पे बोलने के लिए तो आप बैठ के कहीं जगह पे ज्ञान बांट देंगे। एक्शन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बाहर निकल के, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, कोविड के टाइम पे अगर मैं बाहर निकली हूँ तो मैं निकली हूँ अपने बच्चे छोड़ के। हम लोग हाईवे में और मेरे हस्बैंड गए हैं, बच्चे छोड़ के रोडों पे धूप में, गर्मी में खड़े होकर किया है। या हमारे साथ जो टीम गई है, हमारे फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की या वॉलंटियर्स की, तो उसके लिए जज्बा चाहिए। घर बैठ के बोलना बहुत आसान है, रोड पे उतर के काम करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे मेरी गुजारिश है, इंसानियत दिखाएं मुश्किल वक्त में। पता नहीं कब किसके साथ मुसीबत आए, तो हम उस दिन का वेट नहीं करेंगे, जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। इसके तहत और किस किस तरह के काम करने वाले हैं आप अपनी NGO के साथ में? जी, अभी हम वैसे जो आपको बताया, अभी हम ये सब काम तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा 12 जुलाई को इंसानियत जज्बा ने लोगों से गुजारिश की है, अलीगढ़ की से, क्योंकि बाहर से तो बिकॉज़ अभी कोरोना के चक्कर में ट्रैवलिंग लोगों की कम है, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। हम ब्लड डोनेशन कैंप हम करने वाले हैं 12 जुलाई को। रीज़न ये है क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, बहुत गरीब हैं वहाँ पे, जो लोग ब्लड अफोर्ड नहीं कर पाते अपने रिलेटिव्स के लिए, और किसी की जान जाए खून के लिए, वो सही नहीं है। तो जो लोग थोड़ा हिम्मत और जज्बा रखते हैं और जिनमें मतलब जिनका हीमोग्लोबिन प्रॉपर है, मैं ये भी नहीं कहती कि जो खुद परेशान है वो आए, तो आके ऐसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और ब्लड डोनेट करें, ताकि हम ऐसे लोगों की मदद कर सकें और कुछ जानें भी बचा सकें। और मेरी इसके अलावा सोसाइटी के बड़े लोगों से गुजारिश है, हर स्टेट में लोग होते हैं कि ज़्यादा लोग हमको जुड़ के जिस तरह भी हमें हेल्प करना चाहें, मॉनेटरी मटेरियल चीज़ों से भी
आके हमसे जुड़ें, ताकि जितना वो हमारे पास आएगा ये कारवा उतना बढ़ता रहेगा, हम सोसाइटी को उतना हेल्प करते जाएंगे। जैसे आपने अभी बताया कि 12 जुलाई आपने डेट फाइनल की है, तो उसकी लोकेशन भी फाइनल हुई ताकि लोग अगर वहाँ पर आकर डोनेट करना चाहें अपना ब्लड तो वो एग्जैक्टली उसी लोकेशन पहुँचे। हमारा वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो किसी को भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइफ इन्फॉर्मेशन, हमारा इंसानियत जज्बा करके फेसबुक पे एक पेज है जिसमें हम डेली क्या काम करते हैं, फील्ड में जाके क्या करते हैं, उसके बाद आने वाली कौन सी इवेंट है और उसके क्या अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। और वहाँ पे वॉलंटियर्स भी क्या करते हैं, और कोई हमें कुछ देता है, कंट्रीब्यूट करता है, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो सामान वहाँ दिखता भी है। तो कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारे फेसबुक पेज पे ज़रूर जाएं, इंसानियत जज्बा, जिस पे आपको हमारी डेली अपडेट्स मिलेंगे, स्पेशली फॉर दिस ब्लड डोनेशन कैंप ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। तो देखा, जज्बा और इंसानियत ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। उसके तहत जो काम किए अभी हमने डिस्कस किए, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई अभी। और 12 तारीख को जो ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ लगने वाला है, और बताया कि फेसबुक पर उस पेज पर आप उस एड्रेस को देख सकते हैं। जहाँ भी ये लोकेशन फाइनलाइज होगी, आप लोगों से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएँ और ब्लड डोनेट करें, क्योंकि इंसानियत और जज्बा, ये दोनों ही चीज़ों को मैं रिपीट कर रहा हूँ इस NGO के नाम के साथ साथ, ये हमारे और आपके अंदर होना भी चाहिए। आज बेशुमार ऐसे लोग हैं जिन्हें ब्लड की ज़रूरत है, और जब मजबूर होते हैं तो उनको पेमेंट लेकर भी वो ब्लड नहीं मिलता है, और कुछ लोगों के पास में पेमेंट नहीं होने की वजह से ब्लड फराहम नहीं हो पाता और उन लोगों की ज़िंदगी चली भी जाती है। इसलिए हमें लोगों की मदद करने के लिए आगे आना चाहिए, और इस कैंप में ज़रूर आप लोग इसमें शामिल हो, मेरी ये आपसे भी रिक्वेस्ट है। आप देख रहे हैं विरासत TV, आपकी पसंद देखते रहिए। थैंक यू सो मच।